नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वह भारत की संसदीय प्रणाली से जुड़ा हुआ है और राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इस घटना का भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभाव पड़ने वाला है और ये टॉपिक है क्या है अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आप जैसा भी देख रहे हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ देख रहे हैं विपक्षी दल के बहुत सारे लीडर हैं। तो अब शुरुआत में ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं मुकाबला इन दिनों के बीच में टिका हुआ है। बाकी हम विस्तार से इन सभी चीज़ों को देखेंगे, इसके प्रक्रिया को भी समझेंगे और ये समझेंगे कि क्या मामला है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा राज बना के रखते हैं। देखिए टॉपिक क्या है, मानसून सेशन 2023 अभी जारी है। 2023 का मानसून सेशन अभी जारी है और जब से मानसून सेशन चला है 5-6 दिन हो गया है, लगातार हंगामा बरपा हुआ है। अभी तक बहुत अच्छा कामकाज नहीं हो सका है, ना ही लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में। तो वहां पर कुछ मांगे की जा रही है। दरअसल मणिपुर हिंसा जो हो रहा है घटनाक्रम, उससे जोड़ करके आप इस अविश्वास प्रस्ताव को देखिए। तो वहां पर मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री सदन में आए, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, और मणिपुर हिंसा पर अपना बयान दे। हालांकि प्रधानमंत्री इस हिंसा पर बयान दे चुके हैं, लेकिन वहां जो विपक्षी दल के नेता है उनका कहना है कि आप सदन के समक्ष आकर के ऐसा करें। सरकार क्या चाह रही है? सरकार गृह मंत्री के द्वारा बयान दिलवाना चाह रही है। जो भी विपक्ष के नेता हैं उनके जो भी सवाल जवाब हैं, चर्चा है, उस पर सरकार कह रही है कि मैं तैयार हूं, लेकिन विपक्ष चाह रही है कि पूरे दिन का इस पर चर्चा हो, मणिपुर हिंसा पर। लेकिन लगातार मांग किया जा रहा था विपक्ष के द्वारा कि प्रधानमंत्री खुद आकर के सदन में इस पर बयान दे। ऐसा नहीं होता जब दिखा, तब इनके पास, इनका कहना है विपक्ष का, कि हमारे पास एक आखिरी एक हथियार बचा था, ब्रह्मास्त्र जिसको कह सकते थे, और वह है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। और उसी के संदर्भ में ये सारा मामला है। लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और जिसे मंजूर भी कर लिया गया। ठीक है, इसको लेकर के हम बातें करेंगे। और यहां पर ये देखिए कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इसे लाया जा सकता है, और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जब लाता है तो उस सांसद के पास, जो भी सांसद लाता है उसके पास 50 से अधिक लोकसभा सदस्यों का हस्ताक्षर भी होना चाहिए, यानी कि उस प्रस्ताव का समर्थन किया जाना चाहिए 50 से अधिक सांसदों का, तभी वह पारित होगा। तो ये पूरा मुद्दा है। अब इस पर हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे, प्रमुख बिंदु इसके संदर्भ में समझ लीजिए। लाया किसके द्वारा जाता है? तो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी सदस्य हो सदन के, लोकसभा के, ध्यान रखना है, कोई भी सांसद हो लोकसभा के, तो वह इस अविश्वास प्रस्ताव को सदन में ला सकती है। फिलहाल जो लाया गया है वह विपक्षी नेता है, कांग्रेस के सांसद हैं गौरव गोगोई। तो यह विपक्ष के द्वारा लाया गया है। हालांकि सूचना यह मिल रही है कि कांग्रेस के तरफ से यह पेश किया गया है, जिसके वजह से बाकी जो विपक्षी कई दल हैं वह नाराज बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि संपूर्ण विपक्ष के तहत ये लाया जाना चाहिए। ठीक है, इसको लेकर के कांग्रेस के जो अभी अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने सॉरी भी कहा है कि चलिए ठीक है, मानते हैं कि ये खामियां यहां हो गई है, पूरे विपक्ष के तरफ से लाया जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने जो इस प्रस्ताव को लाया है यह संपूर्ण विपक्ष का ही माना जाए, ऐसा उनका कहना है। अब जब यह प्रस्ताव आया तो स्पीकर जो हैं, स्पीकर कहाँ के? तो लोकसभा के। ध्यान रखना है, क्योंकि पूरा मामला जो यह है वह लोकसभा में ही हो रहा है। ठीक है, तो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला साहब, उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया इनके द्वारा, और तारीख इन्होंने कहा कि हम ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, अब तारीख इसकी हम तय कर देंगे। 10 दिन के अंदर इसकी तारीख तय की जाएगी, फिर बताई जाएगी कि कब और कैसे सब चर्चा चल रहा है। उसके बाद इस पर यह वोटिंग भी कराएंगे अविश्वास प्रस्ताव पर। तो ये मामला है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि लाया क्यों गया है, यह जानना हमारा एक आज का एक मुद्दा है। जैसा कि विपक्ष पहले ही कह रही है कि अविश्वास प्रस्ताव जो मैंने लाया है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास संख्या बल कम है, विपक्ष के बाद सत्ता पक्ष जो भी है उनके पास संख्या बल अधिक है, बहुमत में है वो, लेकिन इसका संख्या बल से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल हम इसीलिए लाए हैं कि मणिपुर की जो हिंसा है, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री उस हिंसा पर आकर के सदन में बयान दे, और चूंकि प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ रहे हैं लगातार विपक्ष के मांग करने के बावजूद भी,
तब हमारे लिए एक ही रास्ता बचता था कि पूरी सरकार पर हम अविश्वास जाहिर करें और अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, ताकि प्रधानमंत्री विवश होकर के सदन में आए और फिर इस पर उनके साथ चर्चा हो सके, और चर्चा पूरे दिन भर का हो। यह नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे कर चर्चा हुआ, चर्चा पूरे दिन भर का हो, जरूरत पड़े तो आगे भी चर्चा को और बढ़ाया जा सके। तो मणिपुर हिंसा से इस चीज को जोड़ के देखिए, और प्रधानमंत्री को सदन तक लाने की एक योजना है विपक्ष की, तो इसीलिए इस बार यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। भारतीय संविधान का आर्टिकल 75 को लेकर के बात की गई है। इसमें कहा गया है इस अनुच्छेद में कि जो भी मंत्रिपरिषद होगा ना, वह लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगा। ध्यान रखिए, किसके प्रति? लोकसभा। यह ध्यान रखना है, मंत्रिपरिषद कभी भी राज्यसभा के प्रति जवाबदेह नहीं बताया गया है। यह स्पष्ट तौर पर अनुच्छेद 75 के अंतर्गत कहा गया है, यानी कि लोकसभा के प्रति इनकी जवाबदेही का मतलब है। इसीलिए आप जोड़ करके देखिए कि मैंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में इसको नहीं लाते हैं, इसकी जरूरत वहां नहीं है, चूंकि मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह है? लोकसभा के प्रति। ठीक है, और सदन में बहुमत प्राप्त होने पर ही मंत्रिपरिषद का अस्तित्व रह जाएगा। यदि अविश्वास प्रस्ताव आया है, और अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि मुझे आप में विश्वास अब नहीं है, आप जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन करके बहुमत में सत्ता में आए, अच्छी बात है, लेकिन अब हमें लगता है, संपूर्ण विपक्ष को लगता है कि आपके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, आपकी सरकार अल्पमत में है, बहुमत नहीं है, किसी भी वजह से यहां वजह बताने की जरूरत नहीं है। यह निंदा प्रस्ताव नहीं है, निंदा प्रस्ताव में वजह बताया जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें अविश्वास प्रस्ताव में यहां पर वजह नहीं बताते हैं, कारण नहीं बताते हैं, बस कहते हैं कि देखिए हमें नहीं यकीन है। देखिए, इसका शब्द का नाम ही देखिए, अविश्वास, यानी कि विश्वास ही नहीं अब आप पे रहा, हम आप पे ट्रस्ट ही नहीं करते। ठीक है, इसीलिए हम आपके खिलाफ ये मोशन लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ ये आता है, ध्यान रखना है, यह एक व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं आता है ये प्रस्ताव। जैसे कि निंदा प्रस्ताव है, आज के लिए आपको होमवर्क भी मैं निंदा प्रस्ताव ही दे देता हूं। ठीक है, निंदा प्रस्ताव, कई तरह के प्रस्ताव होते हैं, डिटेल से कभी चर्चा करेंगे। तो निंदा प्रस्ताव में क्या होता है, वह व्यक्ति के खिलाफ आता है। ठीक है, कई सांसद के खिलाफ आ चुका है, तो ये किसी व्यक्ति के खिलाफ आता है और वजह बताई जाती है। ठीक है, और यहां पर जब ये अविश्वास प्रस्ताव आता है तो यह सरकार के खिलाफ आता है, संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ आता है। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे। अब इसका एक बात और समझिए, संविधान में इस चीज की चर्चा नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा नहीं है। फिर यह होता कैसे है? देखिए, लोकसभा के जो नियमावली है ना, उसके आधार पर यह सब चीजें चलता है। लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम यहां से समझना है। 198(1) से लेकर के और 198(5) तक इसकी बातें की गई है। किसकी? अविश्वास प्रस्ताव की, कि कैसे लाया जाएगा, इसका क्या प्रक्रिया है, इस पे चर्चा क्या होगा, कारण बताने की जरूरत है या नहीं है। ये 1 से 5 तक आपको कंप्लीट बताया गया है, इसे थोड़ा डिटेल से आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें पूरा प्रक्रिया बताया गया है, ध्यान रखना। कोई पूछे क्या ये संविधान में बताया गया है, वर्णित है? जवाब है नहीं, ये संविधान में इसका वर्णन कहीं भी नहीं मिलता है। संविधान में ये शब्द जरूर है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है, और इसका कनेक्शन, यह जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का नियम 198 है, इसका संबंध लिंक जाकर के यहीं से जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसको पूरे होलिस्टिक वे में आपको समझने की जरूरत है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह निंदा प्रस्ताव नहीं है कि यह कारण बताया जाए। हमें आप में ट्रस्ट नहीं रहा, हम इसलिए ला रहे हैं। आपको लगता है कि आपके पास बहुमत है, फ्लोर पर साबित करके दिखाइए, वोटिंग होगी चर्चा के बाद। अध्यक्ष प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 1 दिन या 1 दिन का कुछ भाग आवंटित कर सकते हैं, जरूरत पड़ता है तो ज्यादा भी हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो 24 घंटा तक चर्चा चला था, जो अब तक का सबसे अधिक चर्चा चलने वाला अविश्वास प्रस्ताव रहा है। ध्यान रखना, 24 घंटे तक इस पे चर्चा चलाया गया था।
केवल लोकसभा के सांसद ही इसमें मतदान कर सकते हैं। अब मैंने पहले ही कहा क्यों ऐसा है, देखिए याद नहीं रखना है कि कौन ला रहा है, क्या कर रहा है, कौन इसमें मतदान कर सकता है, याद नहीं रखना, समझना है कॉन्सेप्ट को। मैंने पहले ही क्या कहा आपको कि देखिए इसमें अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है, तो लोकसभा के प्रति अगर मंत्रिपरिषद जिम्मेदार है तो भैया लाया किसके द्वारा जाएगा कि लोकसभा के सांसद के द्वारा ही लाया जाएगा। ठीक है, कहां लाया जाएगा, लोकसभा में ही लाया जाएगा। ऐसा नहीं कि अविश्वास प्रस्ताव जो है राज्यसभा में ला दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ध्यान रखना है। और समर्थन एकदम तोड़ के समझ लीजिए कि समर्थन अगर 50 सांसदों को होगा तो लोकसभा के ही 50 से अधिक सांसद जो हैं उस प्रस्ताव का समर्थक होना चाहिए, तभी वो पास होगा। इस सभी बातों को बहुत क्लियर से समझ लीजिए, यही यहां बताया गया है। और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वह इसमें मतदान में भाग नहीं लेते हैं, उनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, सांसदों के लिए व्हिप जारी हो सकता है। और व्हिप जारी करने का क्या मतलब है, देखिए व्हिप जब जारी होता है तो एक तरह का एक नोटिफिकेशन निकलता है, बहुत लंबा चौड़ा कुछ मसला नहीं होता है, 3-4 लाइन का निकल जाता है। जैसे अभी विपक्ष ने व्हिप जारी कर दिया है इस मुद्दे पे, ठीक है, 2-3 लाइन का व्हिप जारी किया है कि भैया जब ये सदन में चर्चा हो और मतदान हो तो आप सब जो सांसद हैं विपक्ष के वो सभी मौजूद रहें, अपनी अपनी पार्टी जो है ऐसे व्हिप जारी कर देती है। अब इसका मतलब हुआ सत्ता पक्ष भी ये व्हिप जारी करेगी जब समय आएगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जब व्हिप जारी हो गया तो वो माननीय जो सदस्य होते हैं अगर उस पार्टी के खिलाफ जाकर के वोट दे देते हैं तो उनकी सदस्यता जा सकती है। ठीक है, यानी कि अनुशासनहीनता का उन पर आरोप लगेगा और फिर उनकी सदस्यता खत्म हो सकती है सदन से। इस बात का ध्यान रखना है। तो व्हिप का आप मतलब समझ गए होंगे। अब ये इस पर चर्चा हो गई, ठीक है, पूरी जब चर्चा होती है उसके बाद मतदान की बारी आती है कि चलिए अब वोट करके देखते हैं। आपने कहा कि अविश्वास है आपको सरकार में, इसीलिए प्रस्ताव लाया था। अब वोटिंग से ही पता चलेगा कि सरकार के पास पर्याप्त नंबर है या नहीं, तो फिर वोट होता है। तो वोटिंग का एक प्रक्रिया है कि इसमें साधारण बहुमत का ही प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि उस दिन, जिस दिन ये चर्चा का होगा उस दिन उस वक्त सदन में कितने सदस्य, लोकसभा में कितने सदस्य उपस्थित होते हैं, जितने भी सदस्य उपस्थित होंगे जाहिर सी बात है वोट करेंगे तो आधे से एक अधिक हो जाए। मान लेते हैं ऐसे कि उस दिन 200 सदस्य जो है लोकसभा में उपस्थित हैं। ठीक है, अब यहां पर वोटिंग होता है, इस 200 में सभी हैं, पक्ष भी है, सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष भी है, कुल नंबर है। तो जाहिर सी बात है बहुमत के लिए उस दिन कितना आंकड़ा होना चाहिए, 101 होना चाहिए। ये होगा ना 200 का 100 आधा और एक अधिक, बहुमत के लिए 101 होना चाहिए। तो यदि सरकार को 101 मत मिल जाता है, वोट मिल जाता है तो सरकार बच जाएगी। नहीं अगर मिलता है, मान लीजिए कम रह गया, 98 रह गया, इस स्थिति में क्या होगा, पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। यह बाध्यकारी है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। सरकार आपकी गिर जाएगी, प्रधानमंत्री समेत पूरी मंत्रिपरिषद अब उसमें विश्वास नहीं रहा है। ठीक है, मोरारजी देसाई के समय ये हो चुका है, उस पर बात करेंगे। ठीक है, निंदा प्रस्ताव में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, निंदा प्रस्ताव को इससे जोड़ के नहीं देखना है। निंदा प्रस्ताव का मतलब ही है कि हम बस आपको खरी खोटी सुनाने आए हैं, आपने गलत काम किया है, हम आपसे प्रसन्न नहीं है और हम आपकी निंदा करने आज पहुंच गए हैं। वहां आपको रेजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में यदि बहुमत से आप नहीं जीत गए, पारित नहीं करवा पाए आप इस चीज को साबित, तो आपकी सरकार चली जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है और ये साधारण बहुमत से ही होता है मसला। तो ठीक है, देखिए यहां पर ये लोकसभा का काम है, कार्यकाल है। ठीक है, यहाँ लोकसभा का तस्वीर है, ये ग्रीन वाला दिखे समझ जाइएगा लोकसभा में, और रेड वाला ये राज्यसभा में। हालांकि अभी जो है नया संसद अब तैयार है, तो देखते हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि मानसून सेशन में ही संभव है कि नए संसद में ही सारा कामकाज हो, लेकिन फिलहाल तो नहीं हो पाया है, तो इंतजार करना पड़ेगा कि कब वहां पर कामकाज शुरू होता है। अब यहां पर वही सब बातें हैं, क्या है अविश्वास प्रस्ताव, तो लोकसभा में विपक्षी दलों के तरफ से सरकार के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव है, पहले ही बात कर चुके हैं। क्यों लाते हैं, तो सरकार को लोकसभा में बहुमत साबित करने की एक चुनौती दी जाती है, जैसा कि हमने पहले कहा। ये एक तरह से सिनॉप्सिस हो गया, आप चाहें तो नोट कर लीजिए, आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। कई बार आप लोग कहते हैं ना सिनॉप्सिस कैसे बनाए, तो देख लीजिए पॉइंट में, बस ऐसे तैयार कर लीजिए। कौन ला सकता है, तो नियम 198 के तहत, मैंने पहले कहा था 198 में 1 से लेकर के 5 तक,
इसकी नियमावली बताई गई है। कोई भी सदस्य सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस दे सकता है, ठीक है। और कैसे देना होता है नोटिस, तो 10 बजे से पहले ही देना होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, 10 बजे से पहले, इस समय को ध्यान रखिए। और सेक्रेटरी जनरल को, किसके सेक्रेटरी जनरल को, तो लोकसभा के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं उसको वो सदस्य जाकर के 10 बजे से पहले प्रस्ताव देता है। ध्यान रखना है, ये लिखित में दिया जाएगा, वर्बल नहीं चलेगा, आपको रिटन देना होगा उनको, ठीक है। और रिटन देने के साथ फिर वह आ जाएगा कार्रवाई में, ठीक है। तो कार्रवाई से पहले क्या जरूरी होगा, तो जब यह प्रस्ताव दे दिया गया तो लोकसभा अध्यक्ष इसमें प्रस्ताव को कार्रवाई का हिस्सा बनाएंगे और वह देखेंगे कि क्या इसे प्रस्ताव को पास किया जाए। तो वह क्या ढूंढेंगे कि 50 सदस्य इसका समर्थन करते हैं कि नहीं। यदि 50 सदस्य लोकसभा के ही इसका समर्थन कर देते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा। उस पर फिर आगे की कार्रवाई लोकसभा अध्यक्ष जो है समय आगे का बताएंगे चर्चा के लिए। और यदि ये पास हो जाए तो पास हो जाने पर मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर सरकार नहीं विश्वास जता पाती है, बहुमत नहीं साबित कर पाती है तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ, जवाब में प्रधानमंत्री जो है बहुमत साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं, इसकी भी प्रक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं अब कि वर्तमान संसद की स्थिति क्या है। हम लोकसभा के संदर्भ में ये देख के चलेंगे, ठीक है, यहां समझ लीजिए। अब देखिए, मोटा मोटी मान के चलिए कि जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष ने खुद कहा है कि हमें भी पता है कि आंकड़े उनके पास हैं, तो सत्ता पक्ष इस बार जो है बहुमत जुटा लेगी। 2018 में भी इसी सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, इनके खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन उस वक्त भी ये बहुमत के आंकड़े को आराम से पार कर गए थे। इस बार भी दिख रहा है, देखिए जैसे सत्ता पक्ष का एनडीए गठबंधन है, वैसे ही अभी आप चर्चा में सुन रहे होंगे इंडिया करके, ठीक है, इंडिया करके कई सारे विपक्षी दल एक साथ जुटे हैं और एक नाम दिया है, टर्म दिया है इंडिया। तो विपक्ष एनडीए वर्सेस इंडिया मान के चलिए आप, ठीक है। यहां पर तो बीजेपी के पास अकेले 301 सांसद हैं, जो कि अपने आप में ही आंकड़ा पार करने के लिए पर्याप्त है। और व्हिप तो ये जारी करेंगे ही, तो वोटिंग तो यही हो गया। लेकिन इसके अलावा इनके जो बाकी बहुत सारे सहयोगी दल हैं, किनके, एनडीए के घटक दल जो हैं और बीजेपी के सहयोगी दल, वह भी इनके साथ हैं। जैसे कि एलजेएसपी 6 और एडी अपना दल जो है सोनेवाल, उसके पास भी 2 है। उसके बाद छोटे छोटे और भी कई दल हैं जिनके पास 1-1-2 सीट है। तो कुल मिलाकर के इनका आंकड़ा जो टोटल हो जाता है वह 316 का हो जाता है। ध्यान रखिए, अभी जो वोटिंग होगा वह 538 पे होगा, क्योंकि 5 सीट जो है वैकेंट है, ठीक है। तो वोटिंग इसी पे होगा और इसी से बहुमत निकाला जाएगा, इसको ध्यान में रखते हुए। तो यहां पर देखिए, बीजेपी के पास यहां से लेकर यहां तक का आप देखेंगे तो 301 है और पूरे एनडीए के पास देखेंगे तो 316 है। यदि यहां आप देखिए इंडिया में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास तो 50 है और डीएमके के पास 24 सांसद हैं और यहां पर तृणमूल कांग्रेस के पास 23 है। बाकी छोटे मोटे कई दल हैं जिनके पास 1-2 सीट है। तो कुल मिलाकर के ये आंकड़ा इनका पहुंच जाता है 132 पे। तो जाहिर सी बात है, कहां 316 कहां 132, तो हार तो तय है। और यहां पर देखिए टोटल 66 है। ये क्या है, तो ये वो लोग हैं जो कि ना तो एनडीए का हिस्सा अभी तक है, ना ही इंडिया का हिस्सा है, दोनों गुट से बाहर हैं। तो इनकी टोटल संख्या जो है 66 है, जिसमें एक आप देख रहे होंगे YRSCP, इनके पास 22 सीट है और बीजू जनता दल इनके पास 12 है, बीएसपी के पास 9 है। तो ये लोग अभी तक किसी को समर्थन नहीं दिए हैं। देखने की बात होगी कि वोटिंग में ये किसको समर्थन देते हैं। ये पूरे आंकड़ों का खेल है। आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि बहुमत का आंकड़ा जो है एनडीए जुटा ले जाएगी। हालांकि इसका मकसद है भी नहीं, आप जैसा पहले ही जानते हैं कि वहां प्रधानमंत्री को लाना मकसद है, बहुमत साबित करना या नहीं करना इस बार के अविश्वास प्रस्ताव का एक तरह से व्यवहारिक रूप में आप देखेंगे तो मकसद नहीं दिखता है। अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास क्या है, जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहली बार ये अविश्वास प्रस्ताव देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ ही लाया गया था और लाने वाले थे जेपी कृपलानी। इन्होंने अगस्त 1963 में लाया था। ध्यान रखना है, जेपी कृपलानी कांग्रेस के ही लीडर थे और कांग्रेस के लीडर होते हुए इन्होंने कांग्रेस के लीडर के खिलाफ ही ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आया था। 1963 का साल देख के कुछ समझ में आ रहा है। 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ था, जिसमें भारत बहुत अच्छे से तैयार नहीं था।
इसमें भारत की करारी शिकस्त भी हुई थी। तो इससे नाराज थे और इन्होंने नेहरू जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आया कि हमारी सरकार मतलब आपकी जो सरकार है, आप जिस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष हैं, हमें उसमें विश्वास नहीं है। अब यहां पर समझिए, नेहरू सरकार के खिलाफ ये रखा, लेकिन नेहरू यहां बहुत अच्छे से जीत गए। इस प्रस्ताव का सही जवाब इन्होंने दिया। पक्ष में केवल 62 वोट ही पड़ा था, ठीक है, उस प्रस्ताव के पक्ष में, तो प्रस्ताव गिर गया। अब सर्वाधिक प्रस्ताव जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया, जिसमें इमरजेंसी, एक तो प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया था जो इमरजेंसी से ठीक 1 महीना पहले लाया गया था, ठीक है। तो उस वक्त भी हालांकि वो बचा ले गई थी सरकार, बहुमत में आ गए थे। तो यहां पर देखिए इनके खिलाफ जो है 15 बार यह प्रस्ताव आ चुका है। और कितनी सरकारें गिरी प्रस्ताव आने के बाद? जैसा मैंने कहा कि अगर प्रस्ताव पास नहीं हो पाता है मतलब तो ठीक है, लेकिन अगर प्रस्ताव पास हो गया, विपक्ष को बहुमत मिल गया, सत्ता पक्ष बहुमत नहीं हासिल कर पाई फ्लोर टेस्टिंग में, तब जाकर के सरकार गिर जाएगी, पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा। और एक बार ऐसा हो चुका है और ये हुआ है 1978 में मोरारजी देसाई के सरकार में, ठीक है, इनकी सरकार चली गई थी। अब अविश्वास प्रस्ताव के बारे में थोड़ा और समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 63 में पहली बार लाया गया था, 27 अविश्वास प्रस्ताव अब तक लाया जा चुका है। यदि अभी का जोड़ दें, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये दूसरी बार आएगा, तो ये आंकड़ा 28 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। 15 अविश्वास प्रस्ताव जो है सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी के खिलाफ आया था। 4 अविश्वास प्रस्ताव जो है जो पिछले 25 वर्षों में आया है, और एक अविश्वास प्रस्ताव ही अभी तक सफल हुआ है, जो कि मोरारजी देसाई जो है उनके सरकार में आया था और उनकी सरकार गिर भी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस लोकसभा में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव आया है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, तीसरी लोकसभा में इसकी शुरुआत हुई, जो कि 1962 से 67 का है। उस दौरान 6 बार ये, चौथी लोकसभा में 6 बार, पांचवी लोकसभा में 4 बार, छठी लोकसभा में 2 बार, सातवीं में 3 बार, 10वीं लोकसभा में 3 बार, 13वीं लोकसभा में 1 बार, उसके बाद 13वीं के बाद 14वीं और 15वीं लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया था। 16वीं लोकसभा जो 2014 से 2018 में चला था, 2019 तक, 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ 1 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। तो ये 16वीं लोकसभा में आया था। और अभी कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं। और अभी एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया है। तो यहां भी 17वीं लोकसभा में भी एक आ जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। और टोटल नंबर अभी तक का, यदि ये 27 है यहां तक का, और एक अभी वाला जोड़ देंगे जो अभी आ ही गया है, क्योंकि उस पर चर्चा होना है, ये 28 टोटल आंकड़ा हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री के हिसाब से देख लेते हैं कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव आया था। देखिए, इसमें सबसे टॉप पे हैं इंदिरा गांधी जी। इनके खिलाफ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव आया है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब इमरजेंसी इन्होंने घोषित किया था, ठीक 1 महीना पहले भी एक बार इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। लाल बहादुर शास्त्री जी के खिलाफ 3 बार आया था, और पीवी नरसिंहा राव के खिलाफ 3 बार। पीवी नरसिंहा राव जो है एक बार बहुत मामूली वोट से जीते थे, ठीक है, मेरे ख्याल से सिर्फ 46 वोट है, आप चेक कर लीजिएगा, पर हाँ वही होगा, केवल 46 वोट से ये जीते थे, ठीक है। तो बहुत नजदीकी मामले वाले जो प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव को बचा लेने वाले थे अपने सरकार को, वो पीवी नरसिंहा राव ही थे। मोरारजी देसाई 2 बार आया, और एक बार तो सरकार ही इनकी चली गई। जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ 1 बार आया था, जिस बार जो प्रस्ताव लाए थे उनके पक्ष में केवल 62 वोट ही पड़ा था, ठीक है। राजीव गांधी के सरकार में 1 बार आ चुका है, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में 1 बार आ चुका है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2018 में लोकसभा 19 जो होने वाला था चुनाव, उसके ठीक 1 साल पहले आया था, और इन्होंने बहुमत से उसको हासिल कर लिया था। तो ये पूरा मामला हो गया। अब हम इस पर एक संभावित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न इसी लेक्चर से संबंधित है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं जवाब प्रश्न का नहीं दिया करता हूं, तो आपको ध्यान से देखना होगा और थोड़ी सी समझदारी लगानी होगी, नहीं तो आप आज के इस प्रश्न को पकड़ नहीं पाएंगे। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन दिए गए हैं, कोई एक ही सही है। तो पहले ये क्लियर हो गया। अब चारों कथन को बहुत आराम से पढ़िएगा। और मैंने बार बार आपसे कहा है कि जब भी प्रीलिम्स का प्रश्न हो या मेंस का हो, क्या करना है? टेल वर्ड को पकड़ना है। पुछल्ला शब्द जो है उसको पहले ध्यान से देखिए, कमांड किया जा रहा है। बातें किसकी की गई है? अविश्वास प्रस्ताव के। और क्या कहा गया है? कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, ध्यान देना है, नहीं पर जोर दिया गया है। तो ये चारों कथन जो है, इसका मतलब इसमें से कोई एक ही कथन जो होगा वह सही नहीं होगा, अर्थात गलत होगा, तो उसे ही इसका सही जवाब माना जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, तो सही से ध्यान से पढ़ना। चलिए ए पर ध्यान देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ध्यान से,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 से 198(5) संविधान लिखा हुआ है, ध्यान देना है। 5 तक अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है। आपको देखना है कि यह सही है या गलत है। संसद में, यहां संसद में इस प्रस्ताव को लाने के लिए, किस प्रस्ताव को लाने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए किसी कारण का बताना अनिवार्य नहीं होता है। देखना है सही है गलत है। अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में केवल लोकसभा, केवल किंतु परंतु ऐसे शब्द जहां हो ना थोड़ा ठहर के, तो केवल लोकसभा के सांसद ही मतदान के लिए पात्र होते हैं। देखना है सही गलत है। मतदान के समय राजनीतिक दल अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर सकते हैं। हमने चर्चा इस पर डिटेल से किया है। अब इस 4 में से देखना है कि कौन सा कथन आपको सही लगता है और इस 4 में से कोई एक कथन गलत होगा, उसे चुनना है और वही गलत कथन इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रक्रिया पर आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आज का होमवर्क आपका ये रहा कि मैंने कहा कि कई तरह के प्रस्ताव आते हैं, ठीक है। निंदा प्रस्ताव मैंने पहले ही कहा कि थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और यूपीएससी से आप वैसे भी ये उम्मीद मत कीजिए कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर प्रश्न पूछेगी या बाकी चीजों, वो निंदा प्रस्ताव पूछ दे, कुछ और पूछे। तो जितने भी 4-5 तरह के प्रस्ताव होते हैं डिटेल से पढ़ लीजिएगा। और संसदीय प्रणाली क्या होता है, कामकाज कैसे चलता है संसद का, थोड़ा सा ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि ये इस बार के लिए आवश्यक प्रश्न हो जाएगा। इस लेक्चर में इतनी ही बात रखते हैं, फिर किसी दूसरे लेक्चर में मुलाकात होगी दूसरे मुद्दे के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।